ना तो चुपचाप हम इस धरती पर आए, क्योंकि जब हम आए तो बड़ा तहलका हुआ, दाई को रोका गया, कोशिश की गई, और ना ही हम चुपचाप इस धरती से जाएंगे, तब भी बड़े हंगामे होंगे, बड़ा सिस्टम टेढ़ा मेढ़ा होगा। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो। छोटी सी कहानी से दिन की शुरुआत करते हैं। एक अमेरिका में एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने एक प्रयोग किया बंदरों के ऊपर। एक जाल बनाया गया और उसमें 5 बंदर छोड़े गए। उन 5 बंदरों के नीचे छोड़ करके, तो बंदर का सबसे प्रिय खाना है केला। एक केले का बड़ा सा गुच्छा लटकाया गया है, बढ़िया केलाओं का। उस केले को जैसे ही कोई बंदर केले की तरफ जाता था, तो करंट का झटका, उसको इस तरीके से करंट रखा गया बिजली का कि जैसे वो केले को हाथ लगाएगा, उसको करंट का झटका लग जाएगा। और उसके साथ साथ जितने बंदर हैं सबको झटका लगेगा, सबको करंट लगेगा। जैसे एक बंदर चढ़ा, उसने केले को हाथ लगाने की कोशिश की, तो सारे बंदरों को करंट लगने लगेगा। अब ये सिलसिला एक एक करके बंदर कोशिश करते रहे, लेकिन जैसे ही हाथ लगाने को होते थे, केले के पास जाते थे, हाथ टच करते थे, तो सारे बंदरों को करंट लगता था। थोड़ी देर बाद जब वो शांत बैठ गए, जब उन्होंने हलचल बंद कर दी, कोने में बैठ गए सारे के सारे चुपचाप, तो उन्होंने एक बंदर को बाहर निकाला, वैज्ञानिक साहब ने, और एक नया बंदर उसमें डाल दिया। अब जब नया बंदर डाला तो 4 को तो पता है कि करंट लगता है, 5वें को तो पता ही नहीं है बेचारे को। तो 5वां वहां जाने लगा उसके केले लेने की तरफ, तो चारों बंदरों ने उसको पकड़ लिया और कूटने लग गए। जैसे ही वो केले की तरफ भागे, वैसे ही उसकी कुटाई शुरू कर दें चारों बंदर। अब उसको समझ आ गया कि भैया, मतलब केले खाने का मतलब है कुटाई। उसको नहीं पता है करंट लगता है, उसको करंट लगा ही नहीं, लेकिन चारों बंदरों ने उसकी कुटाई कर दी। अब थोड़ी देर बाद जब वो 5 शांत हो गए, तो फिर पुराना एक बंदर बाहर निकाला और एक नया बंदर फिर अंदर कर दिया। अब वो नया बंदर को नहीं पता, वो केले की तरफ भागा, क्योंकि उसने सोचा ये चारों बैठे हैं तो इसका मतलब है इन्होंने खा पी के टन्न बैठे हैं, मैं बाहर से आया हूं तो भैया मैं तो खा लेता हूं, केले रखे हैं बड़े अच्छे। तो जैसे ही वो जाने लगा, तो वो चारों बंदरों ने पकड़ा और उसकी कुटाई कर दी। अब वो बंदर भी उस कुटाई करने में शामिल है जिसको करंट लगा नहीं था। उसको ये नहीं पता कि हम इसको कूट क्यों रहे हैं और मेरी कुटाई क्यों हुई। उसको तब तक कूटा जब तक वो शांत नहीं हो गया। जैसे ही वो चले, वैसे ही उसे पकड़ें और कूटें। अब वो 5 बंदर शांत बैठ गए, 2 बंदर नए और 3 पुराने। फिर उस वैज्ञानिक ने एक बंदर को बाहर निकाला और एक और बंदर को अंदर रख दिया। अब वो नया बंदर फिर कोशिश की उसने केले की तरफ जाने की। अब वो जो अन्य 4 बंदर थे, उन्होंने उसकी कुटाई शुरू कर दी। अल्टीमेटली उसको भी मोह भंग करा दिया, भैया केले नहीं खाने। ये सिलसिला चलता रहा, आखिरी बंदर भी बाहर कर दिया और जब 5वां नया बंदर उसमें डाला, तो इन चारों को नहीं पता करंट लगता है केले पे जाने से। लेकिन जब 5वां बंदर केले की तरफ भागा, तो इन चारों बंदरों ने उसको कूट दिया। इन चारों बंदरों ने मिलकर के उनको कूट दिया। वो केले सेफ हैं, 5 बंदर नए हैं
और उसकी इतनी कुटाई करी कि वो भी उनकी तरह शांत कोने में बैठ गया। 5 नए बंदर हैं, 5 को ये नहीं पता कि करंट लगता है केला खाने से, और 5 कुटाई में शामिल हैं। ऐसे वो वैज्ञानिक एक और बंदर करके नया डालता चला गया और फुल भीड़ कर दी धीरे धीरे करके, लेकिन केले की तरफ एक भी बंदर गया ही नहीं, जाने ही नहीं दिया उन और बंदरों ने। ये कहानी एक संदेश देती है परंपराओं के ऊपर। परंपराएं किसने बनाई, कैसे बनाई, किन परिस्थितियों में बनाई, लेकिन इन बंदरों को पता ही नहीं है। वैसे ही हमारे समाज के अंदर है। ये परंपरा किसने बनाई कि आप गांव की फेरी नहीं लगा सकते, आप अपने बाप को ढूंढने के लिए कोई बुद्धि इस्तेमाल नहीं कर सकते। केवल एक ही पुराना ढर्रा है जो पागलों की तरह भटक भटक के ढूंढना है। अपने काम धाम को छोड़ करके, अपने सुख चैन नींद को छोड़ करके आपको पागलों की तरह भटकना है, बर्बाद कर देना है सब कुछ। सुख चैन नींद खाना पीना, पागलों की तरह भागते रहो। विज्ञान नई नई खोज करता रहा। पहले पुलिस ढूंढती थी दूसरे तरीके से मुलजिमों को, अब इंटेलिजेंस बढ़ी, विज्ञान बढ़ा और विज्ञान ने तरक्की की। आज पुलिस कुटाई कम करती है, मशीनों का इस्तेमाल करती है चोरी चकारी मर्डर वगैरह को खोजने के लिए। इजाद हुई चीजें, ज़्यादा भागदौड़ कम हुई। फ़ोन के लोकेशन की माध्यम से भी ढूंढा जाता है। बहुत से टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर के नए साधन इजाद किए हैं। वो पुरानी परंपराओं से पुलिस भी नहीं ढूंढ रही। वैसे ही हमारा दिमाग भी है, अगर हम उसको सही इस्तेमाल करेंगे तो आप बच जाएंगे। हमारे लोगों ने, रिश्तेदारों ने, कुछ परिवार के लोग भी शामिल हैं उसमें, कुछ गांव के लोग भी शामिल हैं। इन सब लोगों ने हमारे पिताजी का जो किडनैप कर रखा था, ये मुझे फंसाने के चक्कर में थे, मेरी बदनामी करने के चक्कर में थे, मेरे परिवार को बर्बाद करने के चक्कर में थे। लेकिन मेरी माँ ने मुझे इतना दूध पिलाया अपना। 14 साल की उम्र तक, हो सकता है मैं पहला आदमी हूं जिसने अपनी माँ का दूध पिया है, और माँ के दूध निकलता रहा 14 साल की उम्र तक। क्यों? क्योंकि मैं अकेली औलाद हूं। मेरी माँ को जब मैं पैदा हो गया तो यहां से भगा दिया गया इस गांव से। मेरे बाप के द्वारा उसे छोड़ दिया गया। अब हमारे पुराने समय में पीहर से सासरो, भगने का रिवाज तो था नहीं। पहले भी भगती थी औरतें, लेकिन उन्मादी भगे। लेकिन मेरी माँ ने रास्ता दूसरा चुना, संघर्ष का रास्ता चुना। शायद मेरी माँ को आभास होगा कि मेरा ये बेटा है, इसको अगर मैं बचा लूंगी तो ये एक दिन मेरा नाम रोशन करेगा। तो मेरी माँ छोटे से बच्चे को लेके इस गांव से चली गई अपने गांव में। असावटा गांव है यहाँ से 20 किलोमीटर दूर। वहाँ मेरे मामा थे, मेरे नाना थे, मेरी माँ का गांव था। अपने गांव में अपने बाप के पास चली गई और मेरी परवरिश वहीं हुई। जब बीच में तो बहुत कहानी है, आपको रोजाना सुनाया करूंगा अपने जीवन की कहानी।
मेरे जीवन की कहानी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। मेरी माँ के संघर्ष, मेरे जीवन में जिद्दीपन, इंटेलिजेंट। मैं बचपन से ही यूनिक था, क्योंकि यूनिक पीस पता नहीं क्यों बना, अकेला था। क्योंकि नेचुरल सी बात है, जब मेरी माँ अपने गांव में रही तो मेरा बाप अपने गांव में रहा, तो सेक्स तो किया नहीं इन दोनों ने। और जब सेक्स नहीं किया तो मेरे भाई बहन कहाँ से पैदा होते। भगवान तो कहते हैं ना जी, भगवान की देन है। भगवान की देन नो भैया, सेक्स की देन है। हम सब, आप भी, या ब्रह्म में मत रहो, अपने बालक करने बता दो। तो हम जब पैदा हो गए, उसके बाद हमारे माँ का और बाप का मिलन हुआ नहीं। और जब मिलन नहीं हुआ तो मेरे भाई बहन नहीं हुए। 18 साल की जब मेरी उम्र हो गई तो मेरे रिश्ते वाले आए सीहोल गांव से, मास्टर राजपाल जी हमारे मामा के पास रिश्ता लेके आए। तो मामा ने कह दिया ठीक है, इस लड़के का रिश्ता, मेरा भांजा है, बेटा ही है, इसका रिश्ता करेंगे। पहले मामा ने हाँ कह दी। मुझे पता नहीं था, मैं कॉलेज गया हुआ था। जब मैं कॉलेज से आया तो घर में बड़ी खुशी मन रही कि भैया तेरे तो सगाई रहेगी। मैंने मामा को बोला, मैंने कहा मामा भाई मेरी सगाई काहे कर ली। बोले और का, अब तू जवान है रो भैया, अब तेरे ब्याह करेंगे। मामा नहीं करूंगा ब्याह, मैं तो त्यारी रोटीन पे पल रहा हूँ, अन्यायी। मैं अपने वीरवानी है बाला करने सम्मान की जिंदगी कैसे दूंगा। वो किसकी, अब तुम, मैं आपके अधीन हूं और मैं आप पे बोझ बढ़ा दूं। वो बोले नहीं। मेरा मामा दिलावर था, बड़े दिल वाला था। उन्होंने मेरे को इतना लाड किया, इतना प्यार किया, अपनी औलाद से ज्यादा किया। मुझे बोले कि भैया मेरे 3 बेटे थे मामा के, मेरे से छोटे थे तीनों। बोले मेरे 3 नहीं 4 बेटे हैं, और जितनी मेरी जमीनें हैं वो 4 हिस्सों में बट जाएंगी। चलो नाम कर देता हूं तुम्हारे। कितना गजब का मामा था, है ना। कोई चूतिया हो तो चौथा हिस्सा होते ले ले। तो मैंने कहा मामा पागल है, मुझे मेरा हक वहीं से लूंगा जहां मैं पैदा हुआ हूं। मामा ने बोला बेटा वो बहुत दुष्ट लोग हैं, वो मार देंगे तेरे को। मैंने कहा मामा आपने ऐसा बब्बर शेर पैदा किया है, मर गए मारने वाले। वो तो मरे पड़े हैं, जो अपने बेटे की परवरिश नहीं कर सकता वो बाप क्या मेरा बिगाड़ पाएगा। आपका कुछ बिगाड़ पाया? वो इंसान नहीं है, वो सब मुर्दे हैं, वो पहले ही मरे पड़े हैं। और आपने मेरी इतनी तगड़ी परवरिश की है, मुझे पहलवानी कराई है, मुझे इतना दूध पिलाया है, दूध और घी और दही। एक और मजे की बात, हमारी नानी थी, बड़ी खूबसूरत थी, बहुत प्यार करती थी मेरे से। नानी सुबह 4 बजे हमको सोते हुए जगाती थी। और आजकल के बच्चों को तो नहीं पता, पुराने जो मेरी उम्र के होंगे उनको पता होगा। अधचली दही हुई, मतलब मलाई के साथ जो दही होती है उसमें 4 चोट मारी, वो ढीली सी भे जाई, घ्यो और वो सब मिक्स भे जाओ, कटोरा भर के ला भाई बड़ों से। और हमें उठाया के सगरे भैया ने बहनन ने, क्योंकि हमारे मामा के यहाँ 7, 8, 10 भैंसें रहती थी। और उस घर का आज तक भी रिकॉर्ड है, इन मेरे भाइयों ने भी बना रखा है, दूध बिका नहीं है कभी। आज भी उनके पास 4, 5 भैंसें हैं, लेकिन सारा खाने में यूज होता है दूध और घी। वो पहला परिवार होगा मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में जिन्होंने दूध नहीं बेचा। तो 5-7 भैंस 9 दिन में दूध चले कराओ। तो नानी हमें एक बड़ो बड़ो कटोरा गोरर वो अधचली दही दे करे और हम पी के सो जाए। फिर हम
6 बजे उठ के फिर हमें वर्जिश के जाना पड़ा, तो 4 बजे हमें ये पिलाया जाता था। रात को दूध पिलाया जाता था कम से कम 1-1 किलो सबको। मेरी ऐसी आदत हो गई थी, मैं सो भी जाता था तो बस मेरे को नानी, मेरी मौसी या मेरी मौसी कभी आ जाती थी, सर पे हाथ लगाया, बैठा दिया सोते सोते कोई, और मुंह को लगा दिया, बर्तन दूध का सारा खींच जाता था और सुबह लड़ाई करता था, और रात में दूध न पियो, भैया प्याती थी। तो खाने का, दूध दही खाने का मुझे आज भी शौक है। आज भी मेरे घर पे गाय, अच्छा और मजे की बात यह है, गाय का दूध मुझे पिलाया गया बचपन से। तो गाय का दूध वास्तव में ही औषधि नहीं, बुद्धि है। और आज मैं भी शुरू से ही अपने बच्चों को गाय का दूध पिलाता हूँ। आज भी मेरे घर में गाय का दूध आता है। हम भैंस का दूध यूज नहीं करते, हम केवल गाय का दूध यूज करते हैं। और हमारे वहाँ परंपरा थी, मामा के यहाँ गाय पाली जाती थी 2, जिनका दूध बच्चों को पिलाया जाता था, बाकी बड़े जो थे वो भैंस का दूध पीते थे। तो जब 18 साल की उम्र हो गई तो मैंने कहा मामा मैं अपनी ज़मीन वहीं लूँगा, आपकी ज़मीन नहीं लूँगा। बोले क्यों? मैंने कहा मैं तो जानता हूँ कि आपने मेरे ऊपर एहसान किया है, लेकिन जब मेरी औलाद होगी वो आपके बच्चों से लड़ेगी, आपके पोती पोतों से, उनसे वो दुश्मनी करेंगे, और फिर मुझे, मेरे जीवन में कोई टास्क तो रहेगा ही नहीं, मैं तो इसी ज़िंदगी में मर जाऊंगा। नहीं, मुझे मौका मिला है, आपका सानिध्य मिला, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा अधिकार मेरे गांव में है। और जिद्दी था। मामा ने कहा मैंने तो जुबान दे दी मास्टर जी को, वो जुबान वाले लोग थे। मैंने कहा जी ये जुबान फेल करो, चाहे कुछ करो या परंपरा तोड़ो, भाई मैं ब्याह न करवाऊंगा। मैं ब्याह जब करवाऊंगा जब मैं अपने पामन पर खड़े रह जाऊंगा, जब मैं अपने पामन पर खड़े रह जाऊंगा। बोले भाई मैंने जुबान दे दी। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगा। तो मजबूरी में मामा को अपने बड़े बेटे, जबकि वो बेचारा बहुत छोटा था मेरे से, बड़े बेटे को वो लड़की का रिश्ता करना पड़ा मजबूरी में। और मास्टर जी तो अब गुजर गए, तो फिर से उसकी शादी भी हुई और आज वो पति पत्नी हैं। तो मास्टर जी भी आते थे, हम भी जाते थे वहाँ ससुराल। तो मास्टर जी बड़े इंटेलिजेंट आदमी थे। जब हम रुक जाते थे रात को तो बातें करते थे मेरे से। राजपाल जी सिहोल वाले, उनके पिताजी भी मास्टर थे, गंगा साहे जी। उनके जो 2 बेटे हैं, वो एक आर्किटेक्ट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट में एसडीओ हैं शायद, और दूसरे पीटी मास्टर हैं इसमें रावल ग्रुप में, सुरेंद्र गहलोत, वीरेंद्र गहलोत। बड़े अच्छे संस्कारी परिवार है। तो वहाँ से एक जीवन में ये जिद थी कि मैं अपना अधिकार लूँगा, और वही लड़ाई, क्योंकि मेरा पिताजी नहीं चाहता था मेरी माँ को मुझे कुछ हिस्सा देना। जैसे मैंने बताया था कि मेरा जन्म एक्सीडेंटल है। एक्सीडेंटल इसलिए है कि मेरा पिताजी या मेरा परिवार कभी नहीं चाहता था कि मैं पैदा हूँ। वो तुक्के से पैदा हो गया। मेरी माँ यहाँ रही, मेरे पिताजी अनमने मन से उनके साथ किया जो कुछ करता है एक आदमी औरत के साथ, और मैं ठहर गया गर्भ में। तो मज़े की बात यह है कि मैं एक्सीडेंटल औलाद हूँ। मैं आपकी तरह इंटेलिजेंट नहीं हूँ, प्लानिंग के साथ नहीं पैदा किया गया हूँ। और मेरे बाप का कहाँ पे चक्कर था, किसके साथ चक्कर था, ये भी हमें पता है। किनसा, कौन मेरे बाप की नाजायज औलाद है, ये भी मुझे पता है। नाजायज औलाद के लिए बाप पूरी ताकत लगा दी जीवन की, और नाजायज औलाद को ही ये सारी प्रॉपर्टी देना चाहते थे। वो नाजायज जो औलाद है उसकी हालात, अगर आप उसका फ़ोटो देखेंगे, उसके परिवार की हालत देखेंगे,
जिसको मेरे पिताजी ने जीवन भर सींचा, उनके लिए ही मुझे मरवाने की साजिश रची गई, अटैक किए गए। जब मैं गांव में आया तो मेरे ऊपर बहुत सारे अटैक हुए, लेकिन योद्धा था, युद्ध कला बचपन में ही सिखा दी गई थी। हमारे मामा के नाना हमारे पहलवान थे और उनसे एक आदमी भी मर गया था। वो सजा भी काट के आए थे, जेल में भी रह के आए थे। उल्टे हाथ से उन्होंने एक थप्पड़ मार दिया था एक आदमी को और उसकी एक थप्पड़ में मौत हो गई थी। वो इतने तगड़े पहलवान थे। 2 भैंस पुच्छी से पुच्छी मिला के तकरीबन 18 फीट उसकी लंबाई बनती है, 8-9 फीट की भैंस तो होती हैं। उनको ऐसे करके वो उधर से जंप करके और उधर कूद जाते थे। वो इतने तगड़े पहलवान थे। मामा ने भी पहलवानी करी। मामा भी बड़े इंटेलिजेंट थे, दुनिया में घूमते थे, मौज करते थे दुनिया भर में। मतलब उस समय, जिस समय लोग पिक्चरों को नहीं जानते थे, उस समय मेरे मामा दिल्ली बम्बई पिक्चर देखने जाते थे और हमें बचपन से पिक्चरें दिखाई गई। मामा ले जाता था। उस समय बच्चों को पिक्चर, कोई टेलीविज़न तो बहुत बाद में आए तो चला जाए, लेकिन हमारा मामा कहता था भाई चलो बहुत जोर की फिल्म आई है धर्मेंद्र की, चलो वादे खा के लाऊं तब। मेरा गांव मेरा देश आई है भैया, शोले आई है, चंद्रावल, फलानो ढेको। हमारा मामा हमारे साथ दोस्त था और सारी बातें मेरे से शेयर करता था, क्योंकि मैं घर में बड़ा था। और 13 साल की उम्र से मेरे मामा के पास 20 एकड़ ज़मीन थी, ट्रैक्टर था। 13 साल की उम्र में मैं खड़ा होकर ट्रैक्टर चलाता था और 1 साल के भीतर भीतर मैंने मामा को फ्री कर दिया था। मामा आप घूमो मौज करो, अब ज़मींदारी मैं करूँगा। तो 14 साल की उम्र से ही मैं ज़मींदारी करने लग गया, 20 एकड़ की। दिमाग इसलिए तेज हो गया कि हैरों पहले वैसी रह कर विनोद अब तो पहियों से लग गए। उसे बंद करने के लिए, एक चक से दूसरे चक पे जाने के लिए बंद करनी पड़ती थी, नहीं तो वो रास्ता खोद देंगी। तो मैं, इतनी बुद्धि थी, अकेला रहता था, छोटा सा बच्चा था, खेत जोत दिए, ये चक को पूरा 4 जगह चक थे हमारे मामा के, दूसरे चक पे जाना है तो फिर मैं बैक कर करके और पेड़ को टक्कर मार मार के उस हैरों को बंद करता था। तो बचपन से ही अकेला रहा, अकेले ने काम शुरू किया और चैलेंजेस जितने भी आते थे फिर अपना दिमाग लगाता था इसको कैसे पूरा किया जाए। ये बाई बर्थ कुछ भी नहीं मिलता, बाई बर्थ हम सब एक जैसे पैदा होते हैं, लेकिन परिस्थिति और हालात आपको ऐसा बना देते हैं। लोग दया के पात्र हैं, जो मेरे से जलते हैं, जिनके अहंकार को चोट लगती है, उनको परमात्मा दया करे उनके ऊपर, उनको कोई नुकसान ना करे, उनके स्वास्थ्य को ठीक रखे। मेरे रिश्तेदार जो सिर्फ मेरे पीछे लगे हुए हैं आज तक, उनको भगवान स्वस्थ रखे, लंबा जीवन दे और मेरे मरने के बाद वो मरें तो बेहतर होगा। कुछ लोगों ने मेरे को धमकियां, तो खैर मुझे रोज मिलती हैं, वो धमकी से तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे, उन्होंने मुझे बोला है कि आप जिन जिन लोगों पे ज़्यादा शक है उनके नाम कमिश्नर साहब को दे दें। मैं तो इन पे जाता नहीं कि मौत तो एक दिन आनी है, लेकिन जो धमकियां मिल रही हैं मुझे, धमकियां बचपन से ही मिलती रही, खैर उसकी तो मुझे परवाह नहीं है, पर मुझे मानना पड़ता है। हमारी महामंडलेश्वर जी हमें लाड करती हैं, प्यार करती हैं, उनको हमारी ज़रूरत है, तो उनको ज़्यादा फिक्र रहती है हमारी, हमें तो फिक्र नहीं रहती। हमारी माँ को फिक्र रहती है, हमारे बच्चों को। मैं किसी की फिक्र नहीं करता, ना मैं बच्चों की फिक्र करता, ना महामंडलेश्वर की फिक्र करता और ना अपनी माँ की फिक्र करता, क्योंकि जब तक मैं हूं तो इनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता।
समझ गए ना। लेकिन फिक्र करने से कोई चीज नहीं होती, योजनाएं सेट करने से होती हैं। और किया भी नहीं। मैंने अपने बच्चों को, आप जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जो समझदार है, वो समझ जाएंगे, मैंने अपने बच्चों को शिक्षा भी आईसीएसई बोर्ड से दिलवाई, जबकि लोग अब सीबीएसई पे अब लोग पहुंचे हैं, और जबकि मेरे बच्चे तो काफी समय पहले वो स्कूलिंग कर चुके हैं। तो बचपन से मैंने बच्चों को आईसीएसई बोर्ड से पढ़ाया, जो इंटरनेशनल बोर्ड है, वो हिंदुस्तान का भी नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय है। सब देशों में एक पढ़ाई होती है। उस शिक्षा को दिलवाया बच्चों को, और बचपन से हॉस्टल में रखा। तो मेरे बच्चे मेरे से भी ज्यादा इंटेलिजेंट और मेरे से भी ज्यादा खतरनाक हैं। खतरनाक बोले तो किसी के काबू में आने वाले नहीं हैं, ना दिमाग से, ना बुद्धि से, और ना प्लानिंग से। हमारी महामंडलेश्वर जी जब आई थी तो बड़ी सीधी, बड़ी सिंपल थी बेचारी, लेकिन हालातों ने और हमारी ट्रेनिंग ने उनको इतना ज्यादा ताकतवर बना दिया कि अब वो अकेली बहुत है। एक आम आदमी उनका मुकाबला ही नहीं कर सकता। जो सबसे ताकतवर मानता हो उनका मुकाबला नहीं कर सकता ना। उन्होंने एमए, डबल एमए करी, 12वीं पास आई थी, फिर हमने उनको पढ़ाई कराई, साइकिल सिखाई, स्कूटी सिखाई, फिर गाड़ी सिखाई, और वो फिर बिजनेस की। वो डायरेक्टर रही हमारी अपनी कंपनी बंजारा इवेंट्स की। उन्होंने संभाला। जब हम विदेशों में और इधर उधर घूमने के लिए जाते थे, वो ये संभालती थी। तो हमारा एक एक सदस्य घर का बिजनेसमैन है, एक एक सदस्य हमारा इंटेलिजेंट है। एक विचारधारा ही हमारे घर में बदल दी गई। उन परंपराओं को तोड़ करके अपने आप को सेफ करना, अपने को प्रोटेक्ट करना, अपने लिए काम करना, और जब अपने पेट से भर जाए तो फिर उसको बांट देना, जैसे मैं भी करता हूं। मेरी नानी से मुझे ये गुण आए। मेरी नानी दलिया बनाती थी एक मटका भर के, और छाछ होती थी, दूध बिकता नहीं था, तो वो दलिया और छाछ घोल करके, गुड़ घर का ही होता था, ईख बोई जाती थी, कोलू पेल करके बनाते थे। मैं भी कोलू चलाता था नाना हर के संग, मामा हर के संग। तो नानी दरवाजे पे सुबह बैठ जाती थी दलिया और छाछ और गुड़ लेकर के, और जितने लोग गांव के निकलते थे, छोटी जाति के, बड़ी जाति के, बाहर फेरी लगाने वाले भी गांव में आते थे, तो सबको वहां, अरे रुक जा, दरिया पी के जाइए, मतलब पूरा दिन खिलाती थी। ये गुण मेरी नानी से आए मुझे कि बांटो, और उस घर के बराबर रईस घर, दिलावर घर मैंने तो आज तक कहीं नहीं देखा। वो सारा खानदान ऐसा था। मेरे नाना ऐसे थे, गरीब लोग उनके यहाँ तांता लगा रहता था, दादा नाज खत्म है, वो अड्डा में ले जाओ, जा भल्ला अड्डा में तो जितनी चाहिए, धीके लंड बालक न भूखे मत राखियो, गुर ले जा। वो लोग बांटते थे, और वो लोग जब तक जिंदे रहे, जब तक उस घर के अंदर पता नहीं कहां से आता था, परमात्मा इतनी फसल देता था, प्रकृति इतना सहयोग करती थी, क्योंकि पहले तो डिपेंड थे वो लोग फसलों के ऊपर ही, कोई बिजनेस और व्यापार तो थे नहीं। लेकिन मैं आज भी कैलकुलेशन कर नहीं पाता हूं कि उन लोगों के पास कहां से आता था, कैसे बांटते थे सुबह से शाम तक। हमारे जो दुनिया अपनी अपनी घास काटती थी, क्योंकि उस गांव में सबके पास थोड़े थोड़े खेत थे, हमारे नाना के पास सबसे ज्यादा थे। तो जो जाटव जिन्हें बोलते हैं, वो सब हमारे नाना के खेत से घास, ज्वार, और नाना
कि जो ज़मीनें थी वो दूसरा गांव रोनीजा गांव के सिमाने में भी थी, इधर लोहागढ़ के उसमें भी थी, 4 जगह थी। तो पूरे थे जब खेतन ते उड़े ते करते लट्ठे लेके ढोले करे दर्रा अरे कून लग रहा है भैया खेतर में। तो वो सब पहले ही पता अलर्ट हो जाते थे। तो सब लोग ये कहते थे कि दादा तू चोरन ने पकड़े नो है, जानबूझ के कहा चक्कर तू दूर ते किल्ला दे झट पे भग जाऊं। जो कुकरी तोड़ है कोई कच कर रहा है उनके खेतन में तो ऐसे खाते पीते रहे। वो बोले भैया इन पे खेत होते और इन पे सौदा हो तो ये हमारे खेतन में काहे काम थे, ए इनके बालक खा लेंगे, ले जाओ भैया कोई बात न हो। पर वो डरे इसलिए नाना से, क्योंकि किसी के साथ कोई अत्याचार कर रहा था। मेरे नाना खेत पे गए तो मेरे नाना ने कह रहे छोरा ऐसा नो करे करें भैया, ये कमजोर आदमी है, याते कुछ मत कहे, तू धींग रहा है मरन दे। वो तू कौन हो वाने यू शब्द कह दियो। दूसरा पड़ोसी गांव रोनीजे का था वो। अब देखो ईगो तो सबकी होती है भैया। नाना ने उल्टे हाथ से एक थप्पड़ मारा उसको, वो आदमी वहीं मर गया। मेरे नाना 3 साल जेल में भी रह के आए, सजा काट के आए थे। तो मैं जब तो पहले हमसे पहले जवानी की बात है, जवानी में होंगे जब गए तो मैं कह रहा था बाबा जेल दिखा कर लियो कैसी रही है। मैं छोटा सा था। मेरे नाना ने मुझे बाबू नाम दिया है ना, सद्दू नाम था मेरे नाना का। कुछ लोग जानते, अब तो मर गए उनके साथ के वाले। तो मामा भी मर गया। मामा चौधरी बुद्ध सिंह था और बहुत बहुत मौजी आदमी था। 66 साल की उम्र में चला गया और मेरे से इतना लाड करता था मरते दम तक। मतलब रोता था जब मैं जाता था तो रोता था, कह रहा मेरा मन नहीं लगता। मैंने कहा ये है तो सही। प्यार प्यार आपको, मुझे प्यार रुला सकता है, मैं सब कुछ लुटा सकता हूं। मुझे नहीं चाहिए जमीन जायदाद, लेकिन अगर मुझे कोई मेरे स्वाभिमान पर ठेस पहुंचाएगा ना, मैं बख्शूंगा नहीं उसको। मैं नहीं बख्शूंगा उस आदमी को। मेरे मामा मेरे से इतना लाड करता था और मेरे बाप ने मुझे जीवन में इतनी यातनाएं दी। आज मेरी औलाद को यातनाएं दे रहा है। एक बाप का दिल कितना तंग रहता होगा। मेरे बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये सारे रिश्तेदार। हमारी बुआ मेरी माँ के साथ यातनाएं दी, मुझे यातनाएं दी। मेरे बच्चों तक को नहीं बकस रहे। इनका नाश होगा, बहन जो नाश हो जाएगा। मेरे मामा ने मुझे इतना प्यार दिया, क्या मैं बाप के प्यार का हकदार नहीं था? वो जो मामा के बच्चे थे, मामा उनको प्यार नहीं करता था, मुझे प्यार करता था। उनके प्यार को छीन करके मैंने दूसरे के प्यार को छीना। और मेरे जो बाप है उसने मुझे आज तक मुझे मरवाने के चक्कर में घूमता है। मेरी धज्जियां उड़ा रखी है। मेरी माँ को कितना दर्द दिया है। मेरी जो घरवाली बेचारी, उसने इतना इसकी सेवा की, उसकी इतनी बेइज्जती करता है ये आदमी। ये समाज है, ये पता नहीं ऐसा अजीब समाज है। मैंने तो कभी ऐसा समाज नहीं देखा जो दूसरे की खुशी में इस तरीके से
यातनाएं देने की कोशिश करता है। अरे मैं तो छोड़ के चला जाऊंगा इस गांव को, मेरे से, मेरे बच्चों से, मेरे परिवार से अगर दिक्कत है तो। इतना बड़ी दुनिया है, मैं देश ही छोड़ के चला जाऊंगा, सब कुछ इन लोगों को दे जाऊंगा। मेरे अंदर तो वो हुनर है, सीखा है मैंने जीरो से। मैं 15 दिन भूखा रहा, जयपुर की सड़कों पे सोया, फुटपाथ पे। कहाँ था ये समाज, कहाँ था मेरा ये लोग? वहां से जिंदगी शुरू की है। मेरे छाले कोई नहीं देखता। आज ओ यहाँ पे कौन तैयार हो, बहन चौथ पे यू मौज ले रहे हो। मर जाऊं मैं रोता हूं। मैं दिन रात काम किया, मेरी माँ को पता है, 2-2 जगह नौकरी करी, 1-1 घंटे सोता था। तो ये इतना मजबूत बन गया इन संघर्षों से। मुझे प्यार झुका सकता है, लेकिन अगर ये गीदड़ ताकत लगा लें, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा। हाँ, रही शरीर की बात, ये तो जो मर्द होते हैं उनकी मौत नामर्दों के हाथ में होती है। नामर्द घेर करके मारते हैं। अभिमन्यु को सारे योद्धाओं ने घेर करके मार दिया था। वो सब कायरों की गिनती में आए और वो अमर हो गया। अभिमन्यु अमर हो गया। 16 साल की उम्र में ही युद्ध करते करते वीरगति को प्राप्त हुआ। मौत तो निश्चित है मेरी। मैं तो मरूंगा, आप जिंदा रहोगे वो आपको पता होगा। तो मुझे मौत से डर नहीं लगता। मुझे तो जब लोग इस तरीके की बातें करते हैं तो उन पे दया आती है कि इनकी समझ कितनी कमजोर है, कितनी कमजोर है। तो ये जो प्यार होता है ना, इसकी रस्सी नहीं होती। और वो प्रेम करना मैंने अपने मामा से सीखा है। मैं सबसे प्रेम करता हूं ना, वो मैंने अपने मामा से सीखा है। क्योंकि मेरा मामा रोता था जब मैं आता था यहाँ, मार देंगे तेरे को, ये दुष्ट हैं। उसको बड़ी यातनाएं दी मेरी माँ को टारगेट करके इन लोगों ने। यहाँ तक कहा मेरे बाप ने, और मेरा बाप तो खैर कम बुद्धि था, कम बुद्धि आदमी कह सकता है। मेरी माँ ने यहाँ तक यातनाएं झेली उस गांव के अंदर भी। इन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा। मेरी भुआ जिसमें मैन रहती थी, मेरा फूफा नंबरदार वहां का था। आज अब तो वो खत्म हो गए सब। फूफा भी मर गया, उसके दोनों लड़के भी मर गए। वो परिवार खत्म हो गया बिल्कुल। वो बच्चे हैं, वो बेचारे फैक्ट्रियों में काम करते हैं। किशन नंबरदार था दूधौला का, वो हमारी माँ के चक्कर में था। माँ को जब शादी हो गई उसके बाद में कई बार उस पर कोशिश की और ये कहा कि मैं चाहूंगा तू मेरी बन के रहे, मैं चाहूंगा तो तेरा घर बस सकता है। तो मेरी माँ ने वो रास्ता नहीं चुना। मेरी माँ के लिए इज्जत सबसे बड़ी थी और मेरी माँ ने दूसरा रास्ता चुना, संघर्ष का रास्ता चुना, लेकिन अपनी इज्जत से कंप्रोमाइज नहीं किया। तो उसने फिर योजना बनाई। जब मेरी माँ वहाँ रहती थी, मैं थोड़ा बड़ा था, 5वीं 6वीं में पढ़ता था, तो इन लोगों ने यहाँ से रोनीजा गांव की एक, रोनीजा गांव पड़ोस में था, वहाँ की भी एक हमारी मौसी लगती है, वो यहाँ इस गांव में है। उसने जाके वहाँ बताया कि पनेड़ा में तो ये हो रही है कि पुन्नो ने तो पेट घेरे हुआ। मेरी माँ का नाम पुन्नो है। पेट गिरने का मतलब है वो एबॉर्शन कराना, कि वो वहाँ पे किसी से सेट हो गई और उसका गर्भ ठहर गया और उसने वो एबॉर्शन कराया है। जब ये बात वहाँ पता लगी, मेरे मामा पे लाइसेंसी बंदूक रिवॉल्वर थी,
मेरे मामा ने बंदूक निकाली, कहा अब नहीं, अब इसको खत्म करूंगा। तो मेरी माँ ने उसके पैर पकड़ लिए उसको, भैया नहीं, भगवान उसको सजा दे देगा। वो भगवान पे आज भी भरोसा रखती है। मैं कहता हूँ ये साला भगवान निकम्मा हो गया, मर गया मादरचोद, जिसने इतने कष्ट दिए तेरे को अभी तक भी तेरे को, फिर भी वो भगवान का भजन करती है। तो उसने कह दिया कि तेरे बच्चों को कौन पालेगा, तू मार देगा उसको, ये मुझे पता है, जेल चला जाएगा। भैया कहने दे कि मेरी बहन को ये कह रहा है कि उसने पेट गेरे हो, एक भाई के लिए सोच करके देखो। लेकिन मेरी माँ ने कह दिया कि मैं इन बालक ने, तू घर से निकले और मैं अपने छोरा मार दूंगी, जहर दे दूंगी। अगर तैने यू काम कर दिया तो मैं या छोरा ये मार दूंगी, जाके नहीं तू कर रहा है, प्यार कर रहा हो। मेरे मामा पागलों की तरह उसे कोठरी में बंद कर दिया गया। 1 हफ्ते तक कोठरी में से नहीं निकलने दिया गया। वो खत्म कर देता है इसको, मेरे बाप को। मेरे बाप का तो ये बेचारे का कसूर आज तक भी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर अपनी बुद्धि तो है नहीं। वो मेरा फूफा बहुत शातिर था। वो अपने पैरों में झुकाना चाहता था, लेकिन जो सच्चे ईमानदार होते हैं ना, वो झुकते नहीं है कभी भी। मुझे डर नहीं लगता किसी से। मौत तो सबकी आनी है, मतलब मुझे तो ज्ञान है। तो मैं इस समाज से ये कहना चाहता हूँ, अगर किसी का 1 रुपया मेरे बाप ने भी ले रखा हो, मेरे दादा ने ले रखा हो, मेरे परदादा ने ले रखा हो, आज मैं सक्षम हूँ, मैं उनका पैसा दे सकता हूँ। किसी ने बदतमीजी करी है मेरे बाप ने समाज के साथ, या दादा ने, परदादा ने, तो मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। मैंने कोई बदतमीजी किसी के साथ करी है, मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा है, कुछ लिया है, तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। लेकिन इस तरीके से आप मेरे साथ हरकत करोगे सिर्फ जलन से कि भाई ये तो मौज ले रहा है, मैं तो सोच रहे हो मौज लेने के पैदा हुए। मैंने बचपन से मौज ली है। मैं कभी मौजों में, ये शरीर मौजों से रहित नहीं रहा। ये हमेशा से लग्जरी लाइफ जिए। 5 स्टार होटल में रहा, उस समय 5 स्टार होटल में। तो मैंने तो दुनिया देखी है। मेरे जो संघर्ष हैं, उन्होंने मुझे हर चीज दिखा दी, हर चीज से रूबरू करा दिया। जो जिस आदमी के आधार यहां से शुरू हुआ हो, 15 दिन की भूख से जिंदगी शुरू हुई हो, मैंने ये रास्ता चुन लिया और मैं नौकरी करने गया तो जयपुर की सड़कों पे सोया, फुटपाथ पे, और 15 दिन तक भूखा रहा, क्योंकि रोटी के लिए पैसे नहीं थे। नौकरी ढूंढता था रोडों पे और नौकरी नहीं मिलती थी, क्योंकि शनागत नहीं थी, जमानत दो। 3 व्हीलर चलाया मैंने 3 व्हीलर चलाया अपने जीवन में। आपको दिखाता हूँ, आज भी वो 3 व्हीलर मेरे घर पे खड़ा है। तो जिंदगी का सफर यहाँ से शुरू नहीं हुआ। जो आप देख रहे हैं वो सच नहीं है, वो मैंने कमाया है। आज भी मैंने 3 व्हीलर को अपने घर में रखा हुआ है, अपने आश्रम में बड़ा सजा के रखता था। अब तो इसकी बेचारे की काफ़ी दुर्गति हो गई। ये 3 व्हीलर है। तो कहने का मेरा मतलब ये हो गया, मैंने तो जिंदगी को कभी भी एक उसमें स्टेटस में, एक बाउंड्रियों से मुझे बहुत नफरत है। मैं आज भी झाड़ू लगाता हूँ, आज मेरे पास सारे सिस्टम हैं, सब कुछ है, मैं फिर भी झाड़ू लगाता हूँ। सड़कों पे लोगों को जगाता हूँ कि अपने अपने घर के सामने से साफ करो। कम से कम 250 गांवों में मैंने झाड़ू लगाई, खुद जा करके तेल फूका, अपने लोगों से रिक्वेस्ट की, सरपंचों को, और उनको सम्मान करना मेरा वो है। हर बार मैं लोगों का सम्मान करने जाता हूँ, जितने भी नए सरपंच चुन के आते हैं उनका अपने यहाँ कार्यक्रम करता हूँ। महिलाओं को, विधवाओं को जो भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि विधवाओं का जब
तो वालीवास चला जाता है, पति चला जाता है। मेरी माँ ने एक ही बात सिखाई कि बेटा जो तेरे पेट से बच जाए ना उसे बांट दो, उन्हें लोगों को दे दो। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें रोटी नहीं मिलती, उनको रोटी खिलाओ। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास कपड़ा नहीं है, उनको कपड़ा पहनाओ। आज परमात्मा ने, वो परमात्मा को मानती है, मैं तो उस परमात्मा को ससुरे को नहीं मानता, क्योंकि मेरे साथ तो वो कभी खड़ा हुआ नहीं आके। और मेरी माँ को कोई भरोसा होगा, वो कहती है कि परमात्मा ने तुम्हें इतना दे रखा है, दे रहा है, तुम्हारी मेहनत से दे रहा है, तो उन लोगों की सहायता करो जिनके पास नहीं है, जो मजबूर हैं। और हमेशा जो दिमाग से भी गरीब है उस पे भी दया करो। उस पे इसलिए दया करो कि वो उस लायक नहीं है, वो तेरे क्रिटिसाइज करें, कुछ करें, उनसे कुछ मत कहो, कुछ मत कहो, उन पे दया करो। और मेरी माँ ने ये कहा था कि अपने बाप को मेरे से ज्यादा सम्मान दो। कहने का मेरा मतलब ये है, मेरी माँ ने वो बीज बोए हैं मेरे जिंदगी में, इतना मजबूत बनाया हूं। जब मैं हयात में लग गया था तो मैंने एक बार कहा, माँ अब छोड़ते हैं, वहां तो बड़े खराब लोग रहते हैं, वो हर समय लड़ाई करते हैं। अब हमारे 2 नौकरी हैं। रात को मैं हयात में काम करता था, दिन में एक गुड़गांव में कंपनी थी, उसमें काम करता था, सिर्फ 1 घंटे सोता था। ऐसे मैंने जिंदगी की शुरुआत की है। आप देखते हो ना कि इस पे तो साले पे पैसा कहाँ से आता है। तो आज भी मैं 7-7 रात 7-7 दिन तक सोता नहीं हूँ, काम करता रहता हूँ। तो काम के तरीके बदल गए हैं, काम के तरीके बदल गए। पहले फिजिकली काम करने पड़ते थे, आज मेंटली करने पड़ते हैं। टेक्नोलॉजी आ गई, आज घर बैठे बैठे आप कमा सकते हैं। ऑनलाइन बहुत धंधे हैं, काम है। तो हमारी कंपनी है, ऑनलाइन काम करती है, वहाँ से खर्चे पानी आते रहते हैं और हम लोगों को भी बांटते रहते हैं। जो बच जाता है हमारे खर्चों से, थोड़े खर्चे भी हमारे बढ़ गए हैं पर्सनली। उसके आश्रम, दूसरा भी आश्रम है, वहाँ भी खर्चे करने पड़ते हैं। यहाँ भी आश्रम है, यहाँ भी खर्चे हैं, लोग बाग आते हैं। फिर उनसे अलावा हम कभी भंडारा करना है, कभी लोगों को, भंडारों पे भी मैं इतना विश्वास नहीं करता, क्योंकि ये चूतिए लोग ही खा के जाते हैं, गरीबों तक तो पहुँचता नहीं है। तो ये भंडारे भी मैं अभी 108 गाँव का कर दिया। और क्योंकि ये जो खजले लोग हैं, जो किसी काम के नहीं है साले, ये लड्डू के कहते हैं, लड्डू कब कबार हो मौज, है ना। तो इनमें तो आग दे दूं मैं। अब मैं तो जो गरीब लोग हैं उनकी बड़ी शायद, उनको मैं वैसे करता हूँ, किसी को पैसे की थोड़ी बहुत ज़रूरत है, पैसे ले जा भैया, तेरा कोई काम ना रोके। किसी की बेटी की शादी है, उसकी बेटी की शादी में हेल्प कर देता हूँ। किसी को कपड़ा नहीं है, लत्ता नहीं है, राशन नहीं है, उनको मैं कभी एक्सपोज नहीं करता। इन चौधरियों की मैंने खूब सम्मान करके देख लिया, लेकिन ये किसी काम के नहीं है। ये हर गांव में होते हैं 4-5 चूतिए, मैं इनको चूतिया कहता हूँ। सबसे ज़्यादा बलात्कारी होंगे ये, जो 4-5 लोग गांव में, 5-7 बड़े गांवों में 10-15 रहते होंगे, ये सबसे ज़्यादा तो बलात्कारी होंगे, सबसे ज़्यादा ये करप्ट होंगे, दूसरे का मांस खाने वाले होंगे, बेईमानी में नंबर 1 होते हैं ये लोग। तो इस समाज में ऐसे भेड़िए होते हैं ये 5-7, ये ही सबको बेच देते हैं। जब इलेक्शन होता है ना, तो नेता से यही लोग मिल जाते हैं और नेता से यही पैसे ले लेते हैं। मुझ पर 200 वोट है, मुझ पर 250 वोट है, मुझ पर 500 वोट है। यही धौरे लत्तान ने पहर के डोलते रहे, नेता की वेटरगिरी करते। और ये एक धेले के नहीं होते। सबसे करप्ट आदमी अगर कोई होता है गांव में, तो ये लोग होते हैं। आप अपने अपने गांव में ढूंढो जो ज्यादा उल्टी सीधी और लाग लपेट और ओ मैं न्यो करवा दूंगा, ये मेरी लड़ाई इनसे है कि जो परंपराओं पे तुम लोग एक आम आदमी का शोषण करते हैं। एक आम आदमी है, वो अपने बच्चों को पाल रहा है, सुबह निकल रहा है, मेहनत कर रहा है दिन भर, अपने बच्चों के लिए कुछ लेके आ रहा है। उगाई के नहीं चलेंगे, आज फलन चीज की उगाई है, आज फलन चीज की उगाई है, उन गरीबों से, उनसे कलेक्शन करेंगे। तो खैर बहुत लंबी हो गई, इमोशनल भी। आज हम मामा के प्यार ने रुला दिया हमें। हम रोते नहीं हैं, हम रोते नहीं हैं। लड़ाई में तो हमें
ताकत आती है। जब परेशानी होती है तो उसमें तो हम प्लानिंग करते हैं, लेकिन जब मेरे मामा का नाम आ जाता है ना, मामा अल्टीमेट था यार। वो जहां भी होगा मौज कर रहा होगा, और वो स्वर्ग में अप्सराओं के साथ में डांस कर रहा होगा। हाँ, यही तो जिंदगी है, यही दुनिया है। बड़ा दिलावर था, बहुत प्यार करता था मेरे से। तो कहते मैं तो खैर उसकी जान था, लेकिन सबसे प्यार करता था, खूब डांस करता था मेरी तरह। वो भी बाउंड्रियों को परवाह ही नहीं करता था। वो सब बिगड़ गो यू न्यो है गो। जब वो छोटा था ना, वो 1 साल के लिए घर को छोड़ के भी चला गया था, घूमा। फिर हम बतराए रहे, मामा सोना का जुगाड़। उसको कहते थे कि ये औरतों के साथ में ज्यादा घुलता मिलता है, मौज करे करे। यार औरत ही तो है जिनने हमें जन्म दियो है, औरत ही तो है जो हमें प्रेम करें। आदमी तो बहन को लंड उल्टी सीधी बात कर सके, औरत ही तो लाड करती है। औरतों से क्यों ना प्रेम करें? जन्म हमें मेरी माँ ने दिया है, वो एक औरत है। मेरी पत्नी मुझे प्रेम करती है, वो एक औरत है। मेरी बेटी, वो एक औरत है। उसने मुझे बाप का वो दिया है, मतलब जिसको कह सकते हैं तप का। अगर मेरी बेटी नहीं होती तो मैं बाप थोड़ी बन पाता। तो औरतों से प्रेम करो, इनका सम्मान करो। ये मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरी बीवी, ये सब औरतें ही तो हैं। इन्होंने ही तो मेरा सहयोग किया है। आदमी तो साला मतलब ही होता है बीज गेर के, और साला अब तक मेरा खून पी रहा है मेरा बाप। खुद ने मजे लिए, मैं पैदा हो गया और मेरी परवाह नहीं। अब मेरे बच्चे हो गए, उनकी इज्जत को फिर रहा है। मेरे बेटे ओपन माइंडेड हैं, क्योंकि बचपन से बाहर रहे। मैंने कहा बेटा मौज काटो, दुनिया के साथ प्रेम करो, सिर्फ प्रेम के अलावा दुश्मनी नहीं करनी किसी से। मेरे बच्चे मौज कर करे, ये भी एक तरह के हैं। वो छोटा बेटा इतनी सेवा करता है। ऐसा कोई आदमी है जो अपने बच्चों को हाई एजुकेशन दिला करके और घर में बिठा ले? वो मैं। घर में नहीं बैठे, तरीके बदल दिए कमाने के। केवल घर में इसलिए रखा, मैंने कहा घर में रहोगे भाई, घर से नहीं जाओगे। क्यों? जब तक मेरे माँ और बाप जिंदा हैं, उनकी सेवा करनी है आपको। ये कहाँ है ये संस्कार? कौन देता है? उधर नहीं हो गया भाई, ड्यूटी लग जा, चाहे तू फरीदाबाद रह लीजो, चाहे दिल्ली रह लीजो, पर तू दौम कमा। मैं उनको ये कहता हूँ, पैसा क्या है यार? जरूरत है, जरूरत के लिए तुम इतने इंटेलिजेंट हो, कमा लाओगे अपने लिए। और मेरे बच्चे भी इतने प्राउड फील करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये हमें प्रॉपर्टी आपकी जितनी भी कमाई है नहीं चाहिए, ये सब आप दान कर दो। तो मैंने अपनी सारी ज़मीनें, सारे जो भी मेरे पास है, सब ट्रस्ट के नाम कर रखा है। अपने गांव की ज़मीन भी कर दी, बाहर भी जो मेरे पास ज़मीनें हैं वो सब ट्रस्ट के नाम है। हमारे बच्चों के नाम कुछ नहीं होगा, नाम उन्हें चाहिए। वो तो अपने आप में इतने सक्षम हैं, और एक का तो नाम ही सक्षम है। तो वो इतने अपने आप में इतने सक्षम हैं, उनके अंदर ब्रेन है, वो जहाँ खड़े हो जाएंगे वहीं पैदा कर लेंगे। और सिर्फ मैंने ये सिखाया कि ज़रूरत के लिए पैदा करो, बाकी इसमें दिमाग मत लगाओ। दिमाग लगाओ कि कैसे तुम दूसरे का भला कर सकते हो, कैसे तुम दूसरे को सहयोग कर सकते हो। और दुश्मन हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में, दुश्मन आपका भी कोई नहीं है। हम अपने आप दुश्मन हैं, क्योंकि मैं अगर तरक्की नहीं करता तो मेरे ये दुश्मन पैदा थोड़ी होते। मेरी माँ अगर बड़े घर की बेटी नहीं होती, बड़े घर की बेटी थी, वो 20 एकड़ के जोता, ये चूतिया 2 किला के जोता। मेरे नाना पहलवान तो थे, उनकी बहन ब्याही है पनहेड़ा में। बहन के वहाँ आए सकरोत देने के, लट्ठे लेके आए करे पैदल लट्ठे लेके सकरोत देने आए। बीबी वह छोरी को छोड़ा बताए हूँ। मेरा बाप बड़ा खूबसूरत था, पढ़ा लिखा था। उन्होंने कही भैया फलाना छोरा है, खेत तो है नो थोड़ो है, पर भैया पढ़े लिखे बहुत है। 10वीं पढ़ी हो, वो 10वीं जन कहा समझाए बाटे। भूरो भक्का भैया मलूक, मैं ठीक है भैया,
का करनो खेत फेत को खेत हम पेंगे, एक आध जरूरत पड़ेगी छोड़िए दे दे करेंगे, ऐसे आदमी थे वो। ये भूखे लोगों ने उनकी धज्जी उड़ा दी जिंदगी की, लेकिन वो शांत रहे। और आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। मेरे जीवन की कहानी पे हम रोजाना चर्चा करेंगे थोड़ी थोड़ी करके। आज तो खैर सेंटिमेंट्स दूसरे आ गए मेरे, उसमें मैं आपको मेरी जीवन की कहानी से जो कुछ करना चाहता है जीवन के अंदर, उसको पता चलेगा कि आदमी को ये साधन वाधन, ये सहयोग, मेरे संग तो कुनवा खजो है जी, मेरे संग तो यू खजो है जी, मैं तो रिश्तेदार मुझ प्यार करें, ये बहन का लंड कोई किसी से प्यार नहीं करता। ये सिर्फ जब तक आपसे प्रेम करते हैं, जब तक आप तरक्की नहीं करते हो। जिस दिन आप तरक्की करने लग जाओगे, जिस दिन आपका सम्मान बनने लग जाएगा, जिस दिन आपको लोग पहचानने लग जाएंगे, उस दिन सबसे ज्यादा अगर तुम्हें कोई दुश्मनी करेगा तो वो तुम्हारा अपना होगा, जो तुम्हारे साथ खड़ा है वो होगा। एक फिल्म में आई थी 3 इडियट्स, उसमें वो रिजल्ट देखते हैं भाई कौन कौन फेल हो गए, कौन कौन पास हो गए। तो उन दोनों दोस्तों का नीचे नंबर था, तो वो देखते हैं यार हमारा दोस्त तो फेल हो गया। आमिर खान के लिए बोलते हैं, क्योंकि उसे पता था ये भी पढ़ता बढ़ता तो है नहीं, मौज काटता है बहन जो, छोरी न छेरे, कभी कायत छेरे, कभी कच करे, दिन भर डोले। वो नीचे के दोनों नंबर उन दोनों दोस्तों के थे, वो 3 दोस्त थे। वो परेशान हो गए, यार हमारा दोस्त फेल हो गया, हमारा दोस्त फेल हो गया। लेकिन वो जो टॉपर था, जब वो परेशान दिखा उसको, ये ऐसे कर रहा था, क्या हो गया ये वो, तो उसने पूछा यार हम दुखी इसलिए हैं कि हमारा दोस्त फेल हो गया, लेकिन ये क्यों दुखी है? उसने कहा ये इसलिए दुखी है क्योंकि आमिर खान फर्स्ट आ गया। आमिर खान फर्स्ट आ गया। क्या? उनको भी दुख हुआ जब उसको फर्स्ट का नाम सुना। तो जब उन्होंने कहा कि ये ह्यूमन नेचर है, हमारा दोस्त फेल हो गया जब हमें इतना दुख नहीं था, फर्स्ट आ गया जब इतना दुख है। तो ये सच्चाइयां हैं, ये फिल्में गलत नहीं है, फिल्में देखा करो। हम बचपन से फिल्में देखते थे, डाकुओं की फिल्में, मेरा गांव मेरा देश डाकुओं की थी, वो मामा हमें गोल चापे दिखा के लाया था। उनसे पता चलता है कि परिस्थितियां कैसे कैसे आती हैं एक हीरो के जीवन में, और वो कैसे कैसे उनको खत्म करता है। और जो चूतिया है ना, वह नहीं पिक्चर ने बिगाड़ दियो देश, पता न है ना, वह तो चोली पे निगाह राखे हैं वीरवानी की पे, राज चोली के अलावा भी कुछ रही है पिक्चर में। क्योंकि ये जो ठेकेदार बनते हैं ना, इनका 2 ही चीज रहती है, गरीब का चूसना, चाहे वो उसकी इज्जत के साथ खेलें, चाहे उसके पैसे के साथ खेलें, और अपनी चौधराहट करें। खैर बड़ा लंबा हो गया आज की चर्चा, मेरी पर्सनल रही, इसके लिए आप इससे कुछ जान भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं। और कोई शब्द अगर मेरा कोई ऐसा निकल गया हो, किसी को ठेस पहुंचे, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूं। आप सबकी जय हो।